हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज ये हमारी आरआरबी ग्रुप डी साइंस कंप्लीट कोर्स सीरीज की तीसरी क्लास है। इसके पहले दो क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें हमने पोषण के बारे में डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। आज की इस क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के कंप्लीट प्रोसेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डाइजेशन प्रोसेस पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। बोलते हैं ना, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट होती क्या है, संतुलित आहार क्या होता है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना 60%, प्रोटीन 25%, वसा 15%, और साथ ही इनके अलावा क्या हो जाए, रेसे, H2O यानी वाटर, मिनरल और विटामिन। ये सारी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए, इन सारी चीज़ों को अगर मिला देंगे तो यही क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी। कार्बोहाइड्रेट 15%, कार्बोहाइड्रेट 60%, प्रोटीन 25% और वसा 15%, और साथ ही रेसे, H2O, मिनरल्स और विटामिन, इन सभी को मिला के क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। अब शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्ब से सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, फिर उसके बाद वसा से होती है, फिर वसा के बाद किससे होती है, प्रोटीन से होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। जैसे मान लीजिए, जैसे अनशन पे बैठते हैं ना कोई लोग, तो अगर कोई व्यक्ति अनशन पे बैठा हुआ है तो जब उसके फैट का, पहले तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी। अब जितना कार्बोहाइड्रेट है उससे एनर्जी मिल जाएगी। जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी तब क्या होगा, वसा का पाचन होगा, यानी फैट का पाचन होगा। तो जब कोई व्यक्ति अनशन पे बैठता है तो उसके फैट का पाचन होता है। उसके फैट के पाचन से उसके बॉडी में जब फैट का पाचन होगा तो फिर क्या होगा, उसके बॉडी में कीटोन बॉडी बनेगी। क्या बनती है? कीटोन बॉडी। तब उसके बॉडी में कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो कि यूरिन के द्वारा बाहर जाती है, जिससे टेस्ट लेने पे पता चल जाता है। जब उसको टेस्ट लेते हैं, तब यूरिन का टेस्ट होता है तो क्या होता है, वह काला पड़ जाता है। टेस्ट लेते हैं तो काला पड़ जाता है, और तभी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति एक्चुअल में अनशन में बैठा है, यानी इसने कुछ खाया पिया नहीं है। और अगर वो व्यक्ति चोरी छुपे कुछ खा लिया, सोचा कि नहीं पता चलेगा, हम अनशन पे बैठे हैं, कभी रात हुई तो हम चोरी छुपे जाके कुछ खा लिए, तो क्या होगा, जब कीटोन बॉडी का टेस्ट होगा तो उसमें कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब यूरिन टेस्ट होगा तो उसमें कीटोन बॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, यानी उनमें कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कुछ खाया हुआ है। तो संतुलित आहार के बारे में आपने अच्छे से देख लिया, संतुलित आहार क्या होता है, और ऊर्जा मिलने के क्रम को भी देख लिया। अब देखते हैं मानव पाचन तंत्र, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि मानव में पाचन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, इजेशन, या फिर इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है, फूड को इनटेक करना या फूड को खाना, फूड इनटेक करना। यह फूड को खाना क्या कहलाएगा, अंतःग्रहण कहलाएगा। अंतःग्रहण के बाद जो फूड खाए हैं उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन में क्या होता है, बाद में जो भी फूड हमने खाया है उस फूड में एंजाइम गिराया जाता है, जिससे उसका पाचन होता है। तो यानी जो भी फूड खाया तो फूड में एंजाइम मिलाया जाएगा, ताकि फूड का पाचन हो सके। फिर आता है तीसरे स्टेप, होती है एब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, अब जो पाचन से प्राप्त हुआ है ग्लूकोज, अब यहाँ पे डाइजेशन वाले स्टेप में फूड में एंजाइम गिराया गया और वो क्या हुआ, जो फूड है वो पाचित हुआ या उसका फूड का पाचन हुआ। अब जब पाचन हुआ है तो पाचन से ग्लूकोज मिला होगा, जो भी ग्लूकोज मिला, अमीनो एसिड मिला, फैटी एसिड मिला है, तो जो भी ग्लूकोज मिला पाचन से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड,
जो भी ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो एब्जॉर्प्शन वाले चरण में, अवशोषण वाले चरण में क्या होता है, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड और फैटी एसिड का इनको एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर अवशोषण किया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, बाद में जो एब्जॉर्ब पदार्थ हैं उनको अब कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो जो भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड जो भी एब्जॉर्ब किया है, जो भी अवशोषित हुआ है, उसको कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं तक पहुंचाना ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण में ये जो भी चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इनको कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और फिर उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि ऊर्जा का निर्माण होता है। पहुंचाना, फिर उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। फिर ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण। फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप होती है इजेशन या फिर इसको बोलते हैं परित्याग। अब ऊर्जा बनने के बाद बॉडी में जो भी वेस्ट, अब पूरे पाचन प्रक्रिया में क्या होगा, कुछ वेस्ट भी निकलेगा। तो जो भी बॉडी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनस के द्वारा बाहर किया जाता है। यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर करना एनस के द्वारा, वेस्ट मटेरियल को एनस के द्वारा बाहर करना। तो ये पूरा मानव के पाचन तंत्र का चरण होता है। क्या क्या, पहले अंतर्ग्रहण, फूड को इंटेक करते हैं, फिर उसमें डाइजेशन वाली प्रक्रिया में उसमें कुछ एंजाइम्स गिराए जाते हैं जिससे कि फूड का पाचन होता है। तीसरा चरण होता है पाचन में जो भी ग्लूकोज मिला, अमीनो एसिड मिला, फैटी एसिड मिला, उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषण करेंगे। अवशोषण के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, जिसमें जो भी ये चीज़ें अवशोषित हुई हैं उनको कोशिकाओं तक पहुँचाया जाएगा। उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊर्जा के निर्माण के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको इजेशन प्रोसेस से एनएस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। देखते हैं पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र समझने से पहले ये समझते हैं कि पाचन क्या होता है। तो पाचन क्या होता है, भोजन के जो भी बड़े बड़े अणु हैं, भोजन के बड़े अणुओं को, छोटे छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। यानी जो बड़े भोजन के अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब पाचन करने वाले जितने भी अंग हैं, पाचन करने वाले जितने भी, जैसे मुख है, दांत है, आमाशय है, पैंक्रियाज है, लीवर है, जितने भी अंग हैं इनको एक साथ क्या बोला जाता है, इनको एक साथ बोला जाता है पाचन तंत्र बोला जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में मतलब दो जो मेन भाग है, वो पाचन तंत्र को दो मेन भागों में बांटा गया है। यानी बोल सकते हैं कि पाचन तंत्र के दो घटक होते हैं। अब दो घटक में कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आहार नाल और दूसरा हो जाएगा सहायक पाचक ग्रंथियां। क्या हो जाएंगी, सहायक पाचक ग्रंथियां। इन दो घटकों में पाचन तंत्र बटा है। जो आहार नाल होता है इसकी शुरुआत मुख से होती है और एनस तक जाती है। ये मुख से लेके एनस तक रहता है, मुख से एनस यानी गुदा तक आहार नाल का क्रम रहता है। यानी आहार नाल मुख गुहा से शुरुआत होती है और एनस से जाके खत्म होती है। और सहायक पाचक ग्रंथियां जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ये क्या होती हैं, सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं। अब आहार नाल क्या होती है, तो जो आहार नाल है अभी हमने देखा ये मुख से स्टार्ट होती है, मुख से स्टार्ट होके और कहाँ तक, एनस तक का भाग क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। आहार नाल जो होती है यह लगभग 30 से 33 फीट या फिर 6 से 9 मीटर की होती है। 30 से 33 फीट की होती है, फीट की, या फिर कह सकते हैं 6 से लेकर 9 मीटर तक की होती है, आहार नाल की लंबाई है। और जो आहार नाल है ये फोल्डेड फॉर्म में पाई जाती है, फोल्डेड फॉर्म में पाई जाती है। यानी ये क्या होती है, फोल्ड होती है, एकदम ऐसे सीधे नहीं पाई जाती। अब आहार नाल का क्रम क्या है, आहार नाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होती है। तो पहले क्या आ जाएगा, मुख गुहा, पहले आ जाएगा मुख गुहा, फिर मुख गुहा के बाद आ जाएगा ग्रसनी,
ग्रसनी जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, क्या आ जाएगा? फेरिंग्स आ जाएगा। फेरिंग्स के बाद आ जाएगा क्रसिका जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। फिर ईसोफेगस के बाद आ जाएगा स्टमक, स्टमक के बाद आ जाएगा छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद आ जाएगा बड़ी आंत। छोटी आंत, फिर क्या आ जाएगा? बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद क्या आएगा? गुदा नाल, और फिर लास्ट में गुदा, गुदा नाल, और लास्ट में आ जाएगा गुदा यानी एनस। तो आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होता है और गुदा में जाके खत्म होता है। पहले क्या आता है? मुख गुहा, माउथ आ जाएगा, फिर उसके बाद फेरिंग्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आ जाएगा स्टमक, स्टमक के बाद आ जाएगा छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद आ जाएगा बड़ी आंत, फिर आ जाएगा गुदा नाल, और लास्ट में क्या आ जाएगा? गुदा यानी एनस। ये जो लीवर और पैंक्रियाज होते हैं ये सहायक पाचक ग्रंथियों में आते हैं, ये आहार नाल का हिस्सा नहीं होते। ये आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आहार नाल का हिस्सा है या फिर नहीं है। तो बाकी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जितने भी लिखा है मुख गुहा, ग्रसनी, ईसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा नाल, गुदा, ये सारे आहार नाल का हिस्सा होते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होते हैं। पर जो ये लीवर है, पैंक्रियाज है, ये उसका आहार नाल का हिस्सा ना होके ये क्या होती हैं? सहायक पाचक ग्रंथियों में आती हैं। तो अगला क्या है? ये पाचन तंत्र के दो घटक में विभाजित हुआ था। जो पाचन तंत्र है दो घटक में विभाजित हुआ था। पहला क्या था? आहार नाल, आहार नाल को हमने देख लिया। दूसरा क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियाँ। अब सहायक पाचक ग्रंथियों में आहार नाल में जो भी पार्ट थे उनको अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो बचते हैं क्या होते हैं? सहायक पाचक ग्रंथियाँ होते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें पहला आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, फिर सलाइवरी ग्लैंड के बाद दूसरा आ जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद तीसरा आ जाएगा लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड के बाद आ जाएगा चौथा गॉल ब्लैडर या फिर लीवर आ जाएगा, लीवर, लीवर के बाद आ जाएगा पांचवा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं पित्ताशय, पित्ताशय। गॉल ब्लैडर के बाद क्या आ जाएगा? गॉल ब्लैडर के बाद आ जाएगा अग्नाशय या फिर पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, अग्नाशय। ये सारे क्या होते हैं? ये सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सब क्या होते हैं? सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। सहायक पाचक ग्रंथियाँ यानी ये भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल था यानी आहार नाल था वहाँ पे भोजन का पाचन होता है, वहाँ पे क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, यानी पूरी प्रोसेस होती है, और ये सहायक पाचक ग्रंथियाँ उनके पाचन में सहायता करती हैं। ऐसे दोनों मिला के एक कंप्लीट पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पूरा एलिमेंट्री कैनाल और सहायक पाचक ग्रंथियाँ दोनों मिला के एक कंप्लीट पाचन का, कंप्लीट डाइजेशन का, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब आते हैं मानव में पाचन को। तो मानव में पाचन जो होता है वो दो तरीके से होता है, मतलब दो पार्ट में होता है। एक होता है रासायनिक पाचन, रासायनिक पाचन, और दूसरा होता है भौतिक पाचन। रासायनिक पाचन क्या होता है? तो एंजाइम का सिक्रेट होना ये केमिकल पाचन के अंतर्गत आता है, यानी इसको केमिकल पाचन कहा जाएगा। जो एंजाइम सिक्रेट होता है इसको क्या बोलते हैं? केमिकल पाचन कहा जाता है। अब भौतिक पाचन में क्या आ जाता है? जैसे भोजन को चबाए, चबाना, निगलना, निगलना, और जो क्रमानुकुंचन होता है ना, ये सब क्या होते हैं? ये भौतिक पाचन होते हैं। क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन ये भौतिक पाचन के अंतर्गत आते हैं। तो अब जो मानव में पाचन होता है वो क्या होता है? भोजन को चबाते हैं, निगलते हैं, क्रमानुकुंचन करते हैं, फिर उसके बाद जब स्टमक में जाता है तो उसमें एंजाइम्स मिलते हैं और HCl मिलता है। तो यानी मानव में जो पाचन होता है वो रासायनिक भी होता है और भौतिक भी होता है। दोनों को मिला के मानव में भोजन का कंप्लीट पाचन होता है। इसीलिए बोलते हैं जो मानव का पाचन है वो भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार का होता है। अब मानव में पाचन को स्टार्ट करते हैं। मानव में जो पाचन प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करते हैं। दांत और जीभ ये मानव में मुख गुहा के भाग होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में जो मुख गुहा पढ़े थे तो ये मुख गुहा के भाग होते हैं, दांत और जीभ। दांत क्या होता है? तो दांत के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी।
लॉजी। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है और दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके? कैल्शियम फॉस्फेट। दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं और दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अब जो दांत होते हैं, मानव में दांत की दो अवस्था पाई जाती है। पहली क्या होती है? दूध के दांत, या फिर दूध के दांत को और क्या बोलते हैं? इसको अस्थायी दांत भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत। अब अस्थायी दांत क्या होते हैं? तो इनकी संख्या 20 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और ये जनरली 13 से 15 वर्ष की आयु में बच्चों में दिखाई देते हैं। ये 13 से लेके 15 वर्ष के आयु के बच्चों में दिखाई देते हैं। जो ये अस्थायी दांत होते हैं या दूध के दांत होते हैं, ये जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इनको द्विबार दंती कहा जाता है। द्विबार दंती कहा जाता है। यानी दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अगर पूछा जाए ऐसे कितने दांत हैं जो कि जीवन में 2 बार निकलते हैं या जो दोबारा उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको दूध के दांत बोलते हैं। उनकी संख्या होती है 20। द्विबार दंती कितने होते हैं? 20। अस्थायी दांत या फिर दूध के दांत का सूत्र क्या होता है? दूध के दांत का इसका दंत सूत्र होता है दंत सूत्र। इसका दंत सूत्र क्या होता है? 2102। यानी इसमें इंसीजर 2 होते हैं, केनाइन भी 1 होता है, बस इसमें प्री मोलर नहीं होता है और मोलर 2 प्रेजेंट होता है। वैसे तो मोलर 3 होता है, तो इसमें मोलर 3 की जगह 2 प्रेजेंट होता है बच्चों में और प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। दूसरा आ जाता है स्थायी दांत। स्थायी दांत क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। 16 होते हैं ऊपरी जबड़े में और 16 होते हैं निचले जबड़े में। निचले जबड़े और ऊपर के जबड़े दोनों को मिला के 32 दांत, 32 स्थायी दांत होते हैं। इनमें से सबसे जो अंत में आने वाले दांत हैं उनको अक्लडाड़ कहा जाता है। जो सबसे लास्ट में आती है, लास्ट में दांत जो आता है उसको क्या बोलते हैं? अक्लडाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्लडाड़। अक्लडाड़ बोला जाता है। स्थायी दांतों का दंत सूत्र कितना होता है? स्थायी दांतों का दंत सूत्र होता है 2123। क्या होता है? 2123 होता है। यानी इसमें इंसीजर भी होता है, केनाइन भी होता है, प्री मोलर भी होता है और मोलर भी होता है, वो भी कंप्लीट होता है। और जबकि जो अस्थायी दांत या फिर जिसको क्या बोलते हैं दूध के दांत, उनकी संख्या कितनी होती है? उनका दंत सूत्र कितना होता है? 2102। यानी प्री मोलर एब्सेंट होता है और मोलर की संख्या 1 कम होती है। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। तो ये देखिए, ये क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। ये जो आगे के 4 हैं, 4 ऊपर और आगे के 4 नीचे, ये क्या कहलाते हैं? इंसीजर कहलाते हैं। इंसीजर क्या होते हैं? इंसीजर का काम होता है, ये कुतरने का काम करते हैं। ये क्या कहते हैं? भोजन को कुतरने का काम करते हैं इंसीजर। और ये भोजन को टुकड़ों में तोड़ते हैं, कुतर के ये भोजन को टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले यही दांत आते हैं। सबसे पहले इंसीजर दांत जो होते हैं ये सबसे पहले आते हैं। हाथी में जो बाहर दांत दिखाई देते हैं ना, वो इंसीजर ही होते हैं। कई बार लगता है कि वो क्या होते हैं? केनाइन होते हैं, पर वो केनाइन ना होके क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। तो हाथी में बाहर दिखने वाले दांत, हाथी में बाहर दिखने वाले दांत कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। इंसीजर सी होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? केनाइन। केनाइन कौन से हैं? ये एक इधर, कौन से? ये एक इधर और एक इधर, यहाँ पे भी एक यहाँ एक यहाँ, यानी केनाइन की संख्या क्या कितनी होती है? केनाइन की संख्या 4 होती है। 2 ऊपर होती है, 2 नीचे। और इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे, तो टोटल कितना होते हैं? 8 होती है। केनाइन का काम क्या होता है? यहाँ केनाइन लिख देते हैं। केनाइन का काम होता है चीरने फाड़ने का। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। कौन करते हैं? केनाइन। ये सबसे अधिक नुकीले होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं ना जीव, जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं वो सबसे ज़्यादा केनाइन का यूज करते हैं भोजन को चीरने फाड़ने के लिए। फिर अगला क्या आ जाएगा? अगला आ जाएगा प्रीमोलर। प्रीमोलर कौन कौन से होते हैं? तो प्रीमोलर 2 इधर होते हैं
और 2 इधर होते हैं। ऐसे ही 2 ये यहाँ पे हुए नीचे और 2 यहाँ पे होते हैं। यानी प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 4 ऊपर होती है और 4 नीचे होती है। प्रीमोलर की संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है। प्रीमोलर का काम क्या होता है? तो प्रीमोलर भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये भोजन को क्या करते हैं? पीसने का काम करते हैं। अब बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट होता है, ये दांत बच्चों में नहीं पाए जाते, इसीलिए हम देखें है ना, जो दूध के दांत होते हैं इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2102, यानी प्रीमोलर क्या होते हैं? 0 एब्सेंट होते हैं। अगले दांत क्या बचे? मोलर्स बचे। चौथा प्रकार क्या बचा? मोलर्स। मोलर की संख्या कितनी होती है? मोलर की संख्या 3 ये नीचे, कितने? 3 ये यहाँ पे नीचे, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, यानी मोलर्स की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? मोलर्स की संख्या हो जाएगी कितनी? 3 इधर 3 इधर, यानी 12 ऊपर और 12 नीचे, अरे सॉरी 6 ऊपर और 6 नीचे, यानी मोलर्स की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल मोलर्स की संख्या हो जाएगी 12। अब मोलर्स का काम क्या होता है? तो मोलर्स का काम होता है, इधर लिख लेते हैं, मोलर्स का भी काम होता है भोजन को पीसना। भोजन को पीसना ये मोलर्स का काम है। पर ये पीसने के साथ साथ क्या करते हैं? उसमें लार मिलाने का भी काम करते हैं। लार मिलाने का काम कौन करते हैं? मोलर्स करते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं ये भी भोजन को पीसने का काम करते हैं, पर जो मोलर्स होते हैं ये भोजन को पीसते हैं, पीसने के साथ साथ लार मिलाने का भी काम करते हैं। जो अक्ल डाढ़ होती है ना, वो मोलर्स का ही पार्ट होती है, लेकिन अब अक्ल डाढ़ ये एक अवशेषी अंग रह गया है। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 8 इंसीजर, 4 केनाइन, 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स, यानी टोटल दांत कितने हो गए? टोटल दांत हो गए 32 दांत हो गए। यानी दांत के 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, सभी को मिला के 32 स्थायी दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा का अगला पार्ट क्या हो जाएगा? मुख गुहा का अगला पार्ट हो जाएगा जीभ। अब ये मान लेते हैं ये जीभ है, ये जीभ है। जीभ कैसे होते हैं? टंग क्या होता है? ये मांसपेशियों से बनी संरचना होती है, यानी ये कैसा ऑर्गन है? ये मांसपेशीय ऑर्गन है। मांसपेशीय ऑर्गन है, यानी मांसपेशियों से बनी एक संरचना होती है। और जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं जीभ में पाई जाती हैं। यह एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन भी होता है, संवेदी अंग होता है, जो कि स्वाद बताने का काम करता है। तो जीभ मांसपेशियों से बना ऑर्गन है, इनमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है, जो कि स्वाद बताने का कार्य करता है। जीभ की स्वाद कलिकाओं को क्या कहा जाता है? पेपली कहते हैं। इनमें जो स्वाद कलिकाएं जीभ में पाई जाती हैं इनको पेपली कहा जाता है। पेपली या फिर पेपली कहा जाता है। और पेपली की संख्या कितनी होती है? लगभग 2000 से लेके 8000 तक की होती है। 2000 से 8000 तक पेपली की संख्या होती है। उम्र के साथ ही जो पेपली होती हैं, यानी स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये घटती जाती हैं। अब जो जीभ है, यहाँ पे जीभ में कहाँ से किसका स्वाद आता है? तो ये जो आधार भाग होता है जीभ का, ये जीभ का जो आधार भाग होता है, पीछे का भाग होता है, यहाँ से कड़वे का स्वाद आता है। और ये जो पीछे का साइड भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? लेटरल पार्ट। पीछे का जो लेटरल पार्ट होता है, इस यहाँ से खट्टे का स्वाद आता है। और टिप का जो लेटरल पार्ट होता है, आगे का लेटरल पार्ट होता है, यहाँ से नमकीन का स्वाद आता है। ये आगे का जो लेटरल पार्ट होता है, यहाँ से नमकीन का स्वाद आता है। और जो टिप होता है, टिप से आता है मीठे का स्वाद। कहाँ से कौन सा स्वाद आता है? जो पीछे का ये आधार भाग होता है, यहाँ से कड़वे का स्वाद आता है। और ये जो पीछे का लेटरल पार्ट होता है, यहाँ से खट्टे का स्वाद आता है, खट्टा। और आगे का जो लेटरल पार्ट होता है, यहाँ से सॉल्ट यानी नमकीन का स्वाद आता है। और एकदम टिप से मीठे का स्वाद आता है, मीठे का स्वाद आता है। अब एक स्वाद आप सोच रहे होंगे कि तीखे का भी तो स्वाद आता है, तीखे का स्वाद कहाँ से आता है? तो तीखे का ये कोई स्वाद नहीं होता, तीखा कोई स्वाद नहीं होता, बल्कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में एक धीमा सा जलन होता है, जो हमको तीखा महसूस होता है। तो तीखे का कोई स्वाद नहीं होता है, बस वो कोशिकाओं में धीमी सी जलन होती है। अब आ जाते हैं लार ग्रंथियों पर। तो लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या है?
लार ग्रंथि। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सारी दो पाई जाती हैं। 2 क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड, यानी 1 जोड़ी पैरोटिड ग्लैंड, 1 जोड़ी होती है सबमैंडिबुलर और 1 होती है सबलिंगुअल। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड है ये कानों के सामने पाई जाती है, कान के सामने पाई जाती है और ये सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसकी नली को स्टेशंस की नली कहते हैं, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड कान के सामने पाई जाती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और ये मध्यम नली है। ये कैसी है? मध्यम आकार की इनमें नली पाई जाती है, मध्यम नली पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड से 25% सलाइवा का स्रावण होता है। कितना? 25% सलाइवा का स्रावण करती है। और जो गलसुआ होता है ना, मम्स होता है, मम्स में पैरोटिड ग्लैंड ही अफेक्टेड होती है। मम्स होता है, मम्स में, गलसुए में यही पैरोटिड ग्लैंड ही अफेक्टेड होती है। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? कान के सामने पाई जाती है, सबसे बड़ी होती है, मध्यम आकार की नली पाई जाती है, 25% सलाइवा का स्रावण करती है। मम्स में पैरोटिड ग्लैंड में ही इन्फेक्शन होता है। अगले आ गए सबमैंडिबुलर। इसको सब मैक्सिलरी भी कहा जाता है। ये क्या होती है? ऊपरी तथा निचली जबड़े के संधि पर पाई जाती है। ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े के संधि पर क्या पाई जाती है? सबमैंडिबुलर पाई जाती है। ये मध्यम आकार की होती है, पैरोटिड सबसे बड़ी होती है और ये कैसी होती है? ये मध्यम आकार की होती है, यानी बीचों बीच ये मध्यम आकार की होती है। इससे 70% सलाइवा का स्रावण होता है। 70% सलाइवा का स्रावण सबमैंडिबुलर से ही होता है। अगला है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये गुहा के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुहा के नीचे पाई जाने वाली ग्लैंड है और ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी पैरोटिड, मध्यम आकार की सबमैंडिबुलर और सबसे छोटी कौन सी होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। इससे जो है सलाइवा का स्रावण सिर्फ 5% होता है। इससे 5% सलाइवा का स्रावण होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? मनुष्य में 3 जोड़ी होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। अब मुख गुहा से कहाँ जाते हैं? ग्रास नली यानी ईसोफेगस पे। तो इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस या ओइसोफेगस कहा जाता है। तो ये क्या होती है? ये पूरी तरीके से मांसपेशियों से बनी ऑर्गन होती है। ये पूरी तरह से कैसी होती है? मांसपेशी से बनी ऑर्गन होती है, मांसपेशी से बनी ऑर्गन होती है, पूरी तरीके से मस्कुलर ऑर्गन है। लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर ये लंबी होती है और सकरी होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी और सकरी नली होती है। इसोफेगस क्या होता है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और सकरी नली होती है। ये सिर्फ क्या करती है? ये सिर्फ भोजन को मुख से लेके स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये देखो, मुख से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये जाके स्टमक से जुड़ी होती है। कहाँ से? स्टमक से जुड़ी होती है, स्टमक से जाके जुड़ी होती है। तो ये इसका काम क्या है? यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता। ये क्या करती है? सिर्फ भोजन को ले जाएगी और ले जाके स्टमक तक पहुँचाएगी। ये पाचन की क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती, यानी यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? एक क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है, क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन की यहाँ पे एक क्रिया होगी जिसके कारण से भोजन नीचे सरकता जाता है और सरकते सरकते कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में पहुँच जाता है। अगर खाना कभी बाई चांस अगर खाना ग्रास नली में रुक जाता है या फिर ईसोफेगस में रुक गया है तो उसको बलपूर्वक नीचे गिराने के लिए क्या आती है? हिचकी आती है। जो हिचकी आती है ना, ये हिचकी ऐसी आती है, कोई याद नहीं कर रहा होता, बल्कि क्यों आती है? जब कभी खाना फंस जाता है, कहाँ पे? ईसोफेगस में फंस गया, तो उसको बलपूर्वक गिराने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? हिचकी बोलते हैं। अब भोजन चलते चलते कहाँ पहुँच गया? स्टमक में पहुँच गया, यानी आमाशय में पहुँच गया। भोजन आहार ग्रास नली से आया, ग्रास नली से आते आते कहाँ पहुँच गया? यानी ईसोफेगस से आते आते कहाँ पहुँच गया? स्टमक में पहुँच गया। अब स्टमक क्या होता है? तो यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। क्या होता है? ये सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है आहार नाल का। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl पाया जाता है। HCl स्टमक में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक एसिडिक मीडियम का निर्माण करता है या फिर अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है।
जिससे कि क्या होते हैं, जो भोजन में सूक्ष्म जीव आ गए, जैसे हम खाए कुछ भी सूक्ष्म जीव, वायरस बैक्टीरिया जो भी है, तो वो स्टमक में जाके क्या होते हैं, मर जाते हैं या फिर उनको समाप्त कर देता है। तो स्टमक का क्या होता है, ये ईसोफेगस से जुड़ा होता है। इसमें जब भोजन आता है तो भोजन यहाँ पे आता है, यहाँ पे बहुत सारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि भोजन के साथ जो भी सूक्ष्म जीवाएँ हैं उनको समाप्त कर देता है। स्टमक को या फिर आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, यानी स्टमक 3 भागों में बांटा होता है। कौन सा? कार्डियक, ये कार्डियक है। फंडस, फंडस या बॉडी एक ही होता है। और तीसरा पार्ट क्या होता है, पाइलोरिक होता है या पाइलोरस होता है। कार्डियक क्या होता है, यह सबसे आगे वाला भाग होता है। यही जाके किससे जुड़ा होता है, यही उससे ग्रास नली से या फिर ईसोफेगस से जुड़ा होता है। तो ये किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली से कार्डियक जुड़ा होता है। जो फंडिक या फिर बॉडी वाला पार्ट होता है, इसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, इसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती हैं, जिसको बोलते हैं जठर रस, जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती हैं। तो कार्डियक क्या होता है, कार्डियक ग्रास नली से जुड़ा होता है, सबसे आगे वाला भाग होता है और ये ग्रास नली से जुड़ा होता है। दूसरा होता है फंडस या फिर बॉडी, तो इसमें यहाँ पे बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का स्राव करती हैं। तीसरा पार्ट क्या हो जाता है, पाइलोरिक या फिर पाइलोरस। ये आमाशय का ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, यानी स्टमक का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। इससे बहुत सारे एंजाइम का स्राव होता है। तो ये क्या निकालता है, एंजाइम का स्राव करता है, एंजाइम का स्राव करता है। कौन करता है, पाइलोरस वाला पार्ट करता है। आमाशय में जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, इनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और जितने भी गैस्ट्रिक ये जूस निकलते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, एसिडिक होती है, यानी अम्लीय होती है। इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है, इसलिए इसमें से जितने भी गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं तो HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण कैसे हो जाते हैं, एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, यानी अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। अब ये HCl तो आ गया, बहुत बार नाम आया ना, इसमें स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। HCl का काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? तो HCl का काम क्या होता है, HCl का पहला काम क्या हो जाएगा, HCl का पहला काम है कि ये एमाइलेज को निष्क्रिय करता है, यानी इनएक्टिव करता है। एमाइलेज को निष्क्रिय करता है, यह HCl का पहला काम हो गया, एमाइलेज को निष्क्रिय करना। एमाइलेज को निष्क्रिय करने से क्या होता है, जो भोजन है ये जल्दी नहीं पच पाता। ये जो भोजन है, जो भोजन गया है स्टमक में, ये जल्दी नहीं पचेगा। लगभग भोजन आमाशय में या स्टमक में कितने, लगभग 3 से 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रह लेता है। HCl क्या करेगा, एमाइलेज को निष्क्रिय कर देगा, जिससे कि भोजन जल्दी नहीं पचेगा और लगभग 3 से 4 घंटे तक वो स्टमक में पड़ा रहेगा। ये पेट में भोजन को सड़ने से बचाता है। तो दूसरा काम क्या हो गया, ये भोजन को सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाएगा, ये इसका दूसरा काम हो गया। तीसरा काम HCl का क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया वगैरह गए हैं ना, मान लीजिए जैसे भोजन खाए तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव चले जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, तो उन सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट करने का काम करता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, यह भी HCl का काम है। और HCl का काम क्या है, ये बहुत सारे एंजाइमों को एक्टिव भी करता है। जैसे एमाइलेज को यहाँ पे निष्क्रिय करता है, पर बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको ये क्या करता है, एक्टिव करने का काम करता है। तो HCl बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या क्या, एमाइलेज को निष्क्रिय करता है, जिससे कि भोजन जल्दी नहीं पचता, लगभग 3 से 4 घंटे तक वो बना रहता है पेट में, भोजन को सड़ने से बचाता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और बहुत सारे एंजाइमों को एक्टिव करता है। जैसे क्या हो गया, कभी कभी स्टमक में HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी HCl का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको ही क्या बोलता है, अम्लीयता या फिर एसिडिटी कहा जाता है। इसके कारण से, कभी कभी अम्लीयता के कारण से आहार नाल में घाव हो जाता है, जिसको ही क्या बोलते हैं, अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। तो HCl की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर या फिर सीधे सीधे बोल सकते हैं अल्सर भी हो जाता है। अब आमाशय से कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं। तो आमाशय से निकलने वाले एंजाइम में पहला एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन का पाचन करके क्या बनाता है, प्रोटीन का पाचन करेगा तो प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में बदल देता है। जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन करके ये पेप्टोन्स में बदल देगा।
पेप्टोन्स में बदल देता है। ये पेप्सिन का काम है। दूसरा एंजाइम कौन सा है? दूसरा है रेनिन। रेनिन ये दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? दूध की प्रोटीन। ये दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। यानी क्या करता है? जो केसीन प्रोटीन होता है दूध में, केसीन को कैसिनोजन में बदल देता है। दूध में जो केसीन प्रोटीन है, केसीन को बदल देता है कैसिनोजन में, कैसिनोजन में बदल देगा। तीसरा क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को पचाता है। किसको? वसा को पचाता है। तो ये चारों एंजाइम स्टमक से निकलते हैं या अमाशय से निकलते हैं। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। रेनिन ये दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये वसा को पचाता है। अब आ जाते हैं यकृत यानी लीवर के पास। तो जो ये यकृत होता है यानी लीवर होता है, ये शरीर की सबसे बड़ी एवं भारी ग्रंथि होती है। तो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि होती है। लगभग इसका वजन 1.5 कितना होता है? केजी होता है। यकृत का वजन लगभग 1.5 केजी होता है, या फिर इसको 3 पाउंड भी बोलते हैं, 3 पाउंड। तो यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 केजी या फिर 3 पाउंड होता है। जो यकृत होता है ये एब्डोमेन कैविटी यानी उदर गुहा में उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है। ये देखिए थोड़ा दाहिनी ओर स्थित है ना, तो यकृत ये उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है। और इससे कोई एंजाइम नहीं स्रावित होता है। यकृत से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। जैसे स्टमक से हम देखें 4 एंजाइम निकल रहे हैं, यकृत से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। यकृत क्या होता है? यकृत में एक नाशपाती के जैसे, ये देखिए यहाँ पे एक नाशपाती के जैसे संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है? गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय बोला जाता है, पित्ताशय। तो यकृत एब्डोमेन कैविटी में थोड़ा सा दाईं ओर स्थित होता है। इससे कोई एंजाइम नहीं निकलता है। यकृत से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता, कोई एंजाइम नहीं निकलता है। और इसमें एक नाशपाती जैसी संरचना पाई जाती है दाएं भाग में, जिसको बोलते हैं पित्ताशय या फिर गॉल ब्लैडर कहा जाता है। और यकृत जिन कोशिकाओं से बना होता है उनको बोलते हैं हिपैटिक सेल। यकृत जिन कोशिकाओं से बना होता है उनको हिपैटिक सेल कहा जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे, अब मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे एक कुछ पीले रंग का पिगमेंट निकलता है। ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे क्या होता है? पीले रंग का पिगमेंट निकलता है। अब ये पीले रंग के पिगमेंट उत्पन्न होता है, जिसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही बिलीरुबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलीरुबिन बोला जाता है। अब बिलीरुबिन जो उत्पन्न होता है, तो जो ये हिपैटिक सेल होती हैं, अब आते हैं हिपैटिक सेल पे। तो जो ये हिपैटिक सेल होती हैं, ये क्या करती हैं? बिलीरुबिन को ले गई, ये जो बिलीरुबिन बना है इसको ले गई और ले जाके इसको उसमें पित्त में बदल देती हैं, पित्त में या फिर बाइल में इसको बदल देंगी। बिलीरुबिन को हिपैटिक सेल किस में बदल देती हैं? किस में बदल देती हैं? तो इसको पित्त में या फिर बाइल में बदल देती हैं। और यह पित्त क्या होता है? ये पित्त जाता है तो ये जो गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा हो जाता है? गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है, पित्ताशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो अगर क्या होता है, फिर ये जो पित्ताशय होता है या सॉरी पित्त होता है, ये पित्त कहाँ चला जाता है? बाद में ये छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में चला जाता है। वहाँ पे वसा का इमल्सीकरण होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, जिससे वसा का पाचन हो जाता है। लास्ट में ऐसे पित्त का मतलब पित्त वसा के माध्यम से पाचित हो जाता है। अब क्या हुआ, जैसे गंदा पानी पी लिए या फिर किसी कारण से, किसी भी कारण से, या फिर दूषित भोजन खा लिए, कुछ भी रीजन हुआ, तो इसमें जो क्या होता है, जो पित्त की वाहिनी है या फिर जो पित्त का डक्ट है, उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। पित्त के डक्ट में जब कोई रुकावट आ जाएगा तो पित्ताशय पित्त से भर जाएगा। पित्ताशय क्या होगा? पित्त से भर जाएगा, क्योंकि जो हिपैटिक सेल है, हिपैटिक सेल बिलीरुबिन को लेना बंद कर देगी। जब पित्ताशय पित्त से भर जाएगा तो हिपैटिक सेल क्या करेगी? अब उसके पास स्टोर करने की जगह नहीं है पित्त को, तो बिलीरुबिन को लेना ही बंद कर देगी। जब बिलीरुबिन को लेना बंद कर देगी तो बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ती जाती है। तो ऐसे में क्या होता है? शरीर पीला पड़ता जाता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। यानी
जब पित्त कुछ भी दूषित भोजन किए तो जो पित्त की वाहिनी है उसमें अवरोध आता है, ये रुकावट आती है, जिसकी वजह से जो हिपैटिक सेल है वो जिससे क्या होगा कि जो पित्ताशय है, पित्ताशय में पित्त भर जाएगा। अब जब पित्ताशय में पित्त भर जाएगा तो जो हिपैटिक सेल है, जो कि लीवर की सेल होती हैं, हिपैटिक सेल ये बिलीरुबिन को लेना ही बंद कर देंगी। जब बिलीरुबिन को लेना बंद कर देंगी, स्टोर करना बंद कर देंगी, पित्त में बदलना बंद कर देंगी, तो ये क्या होगा, बिलीरुबिन की मात्रा मानव के शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती जाएगी जिससे कि शरीर पीला होता जाता है, जिसको ही क्या बोलते हैं, पीलिया या फिर हेपेटाइटिस बोला जाता है। अब यकृत के कार्य क्या क्या होते हैं, लीवर कार्य क्या करता है। लीवर का पहला कार्य है जो अभी हमने पीछे पढ़ा, पित्त का निर्माण, पित्त का निर्माण करना यानी वाइल का निर्माण करना। दूसरा काम होता है विषैले पदार्थ को स्टोर करना, विषैले पदार्थ को स्टोर करने का काम करता है लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है और विषैले पदार्थ को स्टोर करने का काम करता है। क्या होता है कि यदि अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है तो इसीलिए, क्योंकि विषैले पदार्थ को जो यकृत है ये स्टोर करता है, तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति जहर खाता है तो उसकी यकृत की जाँच होती है, यानी लीवर की जाँच होती है। तीसरा काम क्या है लीवर का, हिपैरिन का निर्माण करना। तो ये क्या करता है, हिपैरिन का निर्माण करता है, हिपैरिन का निर्माण करता है। और साथ ही क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करके उसको अमोनिया में बदल देता है, फिर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन, फिर प्रोटीन का पाचन करके उसको अमोनिया में बदलेगा, फिर अमोनिया में बदलने के बाद उसको बदल देगा यूरिया में, इसमें बदल देगा, अमोनिया को यूरिया में बदल देगा। साथ ही यकृत क्या करता है, यानी लीवर क्या करता है, तो ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E, K और साथ में B12, इनको क्या करता है, इनको स्टोर करता है। और क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संग्रहित करता है। और इसका काम है मृत RBC को नष्ट करता है। क्या करता है, मृत RBC को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और क्या करता है, हिपैरिन का निर्माण करता है, ये हम देख चुके हैं। हिपैरिन का निर्माण करता है ताकि जो रक्त को क्या करे, तरल अवस्था में बनाए रखे, यानी लिक्विड स्टेट में बनाए रखे। हिपैरिन क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, यानी रक्त को जमने नहीं देता, तो रक्त को लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए ये हिपैरिन का निर्माण करता है। तो ये सारे क्या हैं, ये यकृत के कार्य हैं। यकृत के कुछ और भी काम होते हैं, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस करना। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि जो लीवर होता है ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। अगला यकृत का काम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस करना। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, तो इसमें ग्लाइकोजन को किस में बदला जाता है, वापस ग्लूकोज में बदला जाता है। अब ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस कब होती है, ये तब होती है जबकि भोजन का जो समय अंतराल है वो ज़्यादा हो, यानी एक बार भोजन किया उसके बाद काफ़ी लंबे समय बाद दूसरी बार भोजन किया, या फिर जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, व्यायाम कर रहे होते हैं, तब भी यह ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, जिसमें ग्लाइकोजन को, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, उसको ग्लूकोज में बदला जाता है। ग्लाइकोनियोजिनेसिस क्या होता है, तो इसमें यकृत द्वारा प्रोटीन और वसा का पाचन किया जाता है। इसमें प्रोटीन और वसा से क्या किया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस में। ये कब होता है, जब विपरीत परिस्थिति आती है, यानी जब हमको कार्बोहाइड्रेट वाली एनर्जी खत्म हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट वाला जो ग्लूकोज है वो खत्म हो जाता है, तब विपरीत परिस्थितियों में प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का निर्माण करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। अब आया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को अभी हमने देखा था, ये यकृत में, लीवर में नाशपाती के आकार की एक संरचना होती है, ऐसे नाशपाती के आकार के ग्रीन कलर की एक संरचना होती है। इसमें इसका कोई काम नहीं होता, मतलब वैसे इसका ये कोई पाचन वाचन नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, ये पित्त रस, जो भी लीवर है, लीवर क्या बनाएगा, पित्त रस बनाता है, बाइल जूस बनाता है, तो सिर्फ ये पित्त रस को क्या करता है, संचित करता है। गॉल ब्लैडर ये पित्त रस को संचित करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, इसीलिए इसको यकृत का गोदाम या फिर लीवर का गोदाम कहा जाता है, गोदाम इसको कहा जाता है। और इससे भी दो प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, पहला होता है पित्त लवण,
पित्त लवण, जिसको बोलते हैं बाइल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? बाइल सॉल्ट। ये क्या होता है? तो यह क्या करता है? ये वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। कौन? बाइल सॉल्ट। यानी ये क्या करेगा? वसा के जो बड़े बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणु में तोड़ देगा। वसा का बड़ा अणु है उसको छोटे छोटे अणु में तोड़ने का काम कौन करता है? पित्त लवण करता है या फिर बाइल सॉल्ट करता है। दूसरा आ जाएगा पित्तवर्णक, पित्तवर्णक या फिर इसको वाइल पिगमेंट भी कहते हैं। ये क्या करता है? इसको पित्तवर्णक या फिर इसको बिलिरुबिन भी कह सकते हैं। ये बिलिरुबिन उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो कि रक्त परिसंचरण के दौरान, जब हमने देखा था उसमें यकृत में कि ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ये क्या करते हैं? उत्सर्जित किए जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जब होता है उस टाइम पे बिलिरुबिन उत्सर्जित किए जाते हैं, और यदि इनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो क्या होता है? शरीर पीला होने लगता है, जिसको हीमोफीलिया या फिर हेपेटाइटिस कहा जाता है। यह जो पित्तरस है ये यकृत से स्रावित होता है तथा पित्ताशय में संचित होता है। यानी ये लीवर से निकलता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है। कौन? पित्तरस। बाइल जूस लीवर से स्रावित होगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। मनुष्य में लगभग 600 से लेके 800 ml 600 से लेके 800 ml पित्तरस प्रतिदिन स्रावित होता है। प्रतिदिन कितना? 600 से लेके 800 ml पित्तरस स्रावित होता है। और पित्तरस का pH कितना होता है? तो इसका pH होता है 7.6 से लेके कितना होता है? 8.6 के बीच में इसका pH होता है। यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय या फिर बेसिक होती है। यदि पित्तरस का निर्माण ना हो तो वसा का पाचन नहीं हो सकता, इसलिए पित्तरस का निर्माण बहुत जरूरी है। ये क्या करता है? ये वसा को पचाने में मदद करता है, वसा को पचाता है, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो यानी अगर पित्तरस का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? वसा का पाचन ही नहीं होगा। अगला है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या होता है? यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। जो अग्नाशय है इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। एंजाइम भी निकलता है इससे, अग्नाशय से, और हार्मोन भी निकलता है, हार्मोन दोनों का स्राव होता है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यह दो रूप में बटी होती है, एक होता है अंतःस्रावी, दूसरा होता है बहिःस्रावी। अंतःस्रावी क्या होता है? जो पैंक्रियाज का या फिर अग्नाशय का अंतःस्रावी पार्ट होता है ये 3 प्रकार के हार्मोन को निकालता है। 3 प्रकार में जो बीटा सेल होती हैं, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकालता है, इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से। और दूसरा हो जाएगी अल्फा सेल से। अल्फा सेल से क्या निकालेगा? ग्लूकागॉन, ग्लूकेगॉन हार्मोन को निकालेगा। और तीसरा हो जाएगी गामा कोशिका। गामा सेल से, ये गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को निकालता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को निकालता है। यानी जो पैंक्रियाज का अंतःस्रावी पार्ट होता है उसमें 3 सेल से 3 हार्मोन निकलते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन और गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करेगा? तो इंसुलिन हार्मोन होता क्या है? इसकी खोज वेंटिक एवं वेस्ट ने की थी। खोज किसने की? वेंटिक एवं वेस्ट ने खोज की। ये क्या करता है? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ये जैसे जो रक्त में ज़्यादा ग्लूकोज है ना, अतिरिक्त ग्लूकोज है, तो अतिरिक्त ग्लूकोज को ये क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में बदल देगा? ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। कौन? इंसुलिन। तो मान लीजिए अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिस बीमारी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो इसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहली क्या होती है? अगर इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन कम तो ग्लूकोज ज़्यादा,
ग्लूकोज ज़्यादा। अब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन हो जाएगी। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा, यानी मधुमेह रोग हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है। जब इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज ज़्यादा होगा, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन आएगी, इसको ही क्या बोलेंगे, मधुमेह। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी जब इंसुलिन ज़्यादा होगा। जब क्या होगा, इंसुलिन ज़्यादा। अब इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा। ग्लूकोज कम हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन बनेगी, हाइपोग्लाइसेमिया की, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन बनेगी। किसकी, हाइपोग्लाइसेमिया की बनेगी, जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस कहा जाता है। ग्लूकोज की कमी के कारण क्या होता है, व्यक्ति में जो ऊर्जा है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण से व्यक्ति अगर कोई भी भारी काम करेगा ना तो वो बेहोश हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, जो बेहोश हो जाता है उसी को बोलते हैं इंसुलिन शॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलिन शॉक बोला जाता है। तो इंसुलिन शॉक क्या होता है कि जब उसकी कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है, तो उसमें व्यक्ति की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती है, यानी उसको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो क्या करेगा, कोई भी अगर भारी काम करेगा तो उस बेहोश हो जाएगा, उसी बेहोशी को बोलते हैं इंसुलिन शॉक बोलते हैं। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस ये एडीएच की कमी से होता है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। एडीएच की कमी से होता है। तो जब इसमें क्या होगा कि एडीएच की कमी हो जाएगी तो इसमें जब किडनी में पानी का अवशोषण नहीं होगा, एडीएच की कमी, तो किडनी में पानी का अवशोषण नहीं होगा, किडनी में पानी नहीं अवशोषित होगा। पानी में किडनी में पानी अवशोषित नहीं होगा, तो जिसके कारण व्यक्ति बार बार क्या करेगा, मूत्र का त्याग करेगा। ये कब होता है, जब चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, चॉकलेट, इसके कारण भी एडीएच की क्या हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है। ये एडीएच की कमी के कारण क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अगला है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन का काम क्या होता है, तो यह ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को वापस किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ये काम किसका होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन का होता है, जो कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। इंसुलिन का काम क्या होता था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता था, पर जो ग्लूकागॉन है ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब ग्लूकागॉन ज़्यादा होगा, इसमें भी दो कंडीशन बनेगी। दो कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी, पहला है ग्लूकागॉन ज़्यादा, तो क्या होगा, ग्लूकोज ज़्यादा, ग्लूकोज भी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर ग्लूकागॉन कम हो गया, ग्लूकागॉन कम होगा तो ग्लूकोज भी कम होगा, जिसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है, ग्लूकागॉन वाली भी और इंसुलिन वाली भी। अगला है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का बस इतना काम होता है कि ये क्या करता है, जठर रस के प्रभाव को कम करता है, जठर रस के प्रभाव को निष्क्रिय करता है, जठर रस के प्रभाव को निष्क्रिय करता है, ताकि जो HCl है, HCl से आंतें न जल सकें। अब पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है या फिर एक्सोक्राइन पार्ट है, उससे भी 3 एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन, ये प्रोटीन का पाचन करती है। दूसरा है लाइपेज। लाइपेज का काम है वसा का पाचन। और तीसरा क्या हो जाएगा, एमाइलेज। एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ये एक्सोक्राइन पार्ट से, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से निकलने वाले एंजाइम और उनके काम हैं। अब भोजन कहाँ आया, भोजन आया छोटी आंत में। तो छोटी आंत में यहाँ पे अंतिम रूप से पाचन होता है, यानी भोजन का पूर्ण पाचन यहीं पे होता है। अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होता है।
छोटी आंत में ही जो पचा हुआ भोजन है यहीं से रक्त में ले जाके पहुंचाया जाता है। जो पचे हुए भोजन को यहीं से रक्त में ले जाके पहुंचाया जाता है, जिससे कि भोजन का अवशोषण होता है। अब भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत में कुछ एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, विलाई या फिर सूक्ष्म अंकुर बोला जाता है। सूक्ष्म अंकुर बोला जाता है। एक ये विशेष प्रकार की एक छोटी संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, विलाई या फिर सूक्ष्म अंकुर कहा जाता है। छोटी आंत में जो पचा भोजन है उसको काइल कहा जाता है। छोटी आंत में पचा भोजन क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। काइल क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। अब छोटी आंत भी कुछ भागों में विभाजित होता है। कौन कौन सा होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये छोटी आंत के भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में क्या होता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में यहाँ पे अधिकतम पाचन होता है, अधिकतम पाचन और न्यूनतम अवशोषण, न्यूनतम अवशोषण। यानी यहाँ पे पाचन सबसे ज़्यादा होता है और अवशोषण सबसे कम होता है। यहाँ पे दोनों चीज़ क्या होती हैं, सामान्य होती हैं। यानी पाचन भी सामान्य होता है और अवशोषण भी सामान्य होता है। और जो इलियम वाला पार्ट है यहाँ पे पाचन कम होता है, यहाँ पे पाचन कम होता है तथा अवशोषण ज़्यादा होता है। यहाँ पे अवशोषण ज़्यादा होगा और पाचन कम होगा। जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है यहीं पे आमाशय से जो पचा हुआ भोजन होता है ना, आमाशय के पचे हुए भोजन को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोला जाता है। तो ये काइम कहाँ आता है, ड्यूडेनम वाले, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही आता है। और यहीं पे अग्नाशय से क्या आता है, पित्तरस आता है। पित्तरस कहाँ आता है, पित्तरस एवं अग्नाशय रस, अग्नाशय से नहीं, इसमें पित्तरस भी आता है पित्ताशय से और अग्नाशय रस भी आता है अग्नाशय से, जिसके कारण भोजन का अधिकांश पाचन, अधिकतम पाचन कहाँ पे हो जाता है, ड्यूडेनम में भी हो जाता, ड्यूडेनम में ही हो जाता है छोटी आंत के। जेजुनम में दोनों चीज़ें बैलेंस में चलती हैं, पाचन भी बराबर होता है और अवशोषण भी बराबर होता है। और इलियम वाला जो पार्ट होता है तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं, जिससे कि जैसे इरिप्सिन है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, यहाँ से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। कौन से, इरिप्सिन, इरिप्सिन निकलेगा। ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन पाचन इरिप्सिन करेगा। ऐसे माल्टोज निकलेगा, माल्टोज, माल्टोज का पाचन करेगा, माल्टोज, ये माल्टोज का पाचन करेगा। और एंजाइम निकलेगा लैक्टोज, जो कि लैक्टोज का पाचन करेगा। ऐसे ही सुक्रोज निकलेगा जो कि सुक्रोज का पाचन करेगा। तो इस प्रकार से भोजन का जो अंतिम रूप से पाचन होता है या फिर पूरा पाचन कहाँ पे हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद जो छोटी आंत की दीवारें होती हैं यानी विलाई होती हैं, वो अवशोषण करने लगती हैं और अवशोषण करके फिर रक्त वाहिनियों को या फिर विभिन्न अंगों में रक्त वाहिनियों के द्वारा भेज दिया जाता है। जो किस क्रिया के लिए, एसिमिलेशन होने के लिए उसको भेज दिया जाता है। अब जो भी भोजन का पाचन नहीं होता है या फिर जो भी अनपचा भोजन होता है वह कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। शरीर से बाहर होने के लिए, बाहर होने के लिए कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत ये छोटी आंत से छोटा होता है। जो एक्चुअली में बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत से छोटा होता है, बस इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो चौड़ाई के आधार पर इसको बड़ी आंत कहा जाता है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई के आधार पर इसको बड़ी आंत कहा जाता है। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, बस क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन है उससे खनिज और लवण का अवशोषण होता है। खनिज और पानी, जो खनिज लवण है और पानी का क्या होगा, अवशोषण होता है। अवशोषण बड़ी आंत से होता है। अब बड़ी आंत भी 3 भागों में बटी होती है और साथ ही बड़ी आंत का काम क्या होता है, ये अनपचे भोजन को उत्सर्जित करती है। बड़ी आंत भी 3 भागों में बटी होती है। कौन सा, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ये क्या होता है, सीकम होता है और ये क्या है, कॉलोन है। कॉलोन 3 पार्ट में बटा होता है। जो ऊपर तरफ जा रहा होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलोन, फिर जो ये ऐसे पड़ा होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा होता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलोन। तो कॉलोन 3 भाग में बटा होता है। फिर इसके नीचे आ जाता है यहाँ पे रेक्टम। यहाँ पे क्या आ जाता है, ये होता है रेक्टम। क्या होता है, ये रेक्टम। तो बड़ी आंत भी कितने भागों में, 3 भागों में बटी होती है, सीकम, कॉलोन और रेक्टम। सीकम क्या होता है, ये छोटी आंत से, इसमें जो छोटी आंत है ना वो सीकम के द्वारा ही जुड़ी होती है। छोटी आंत यहीं से जुड़ी होती है सीकम से, और
जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स भी सीकम वाले पार्ट में स्थित होता है। ये अब वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है, पर अपेंडिक्स कहाँ होता है? सीकम वाले पार्ट में होता है। कॉलन का क्या काम होता है? ये भोजन से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है, इसीलिए सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। ये क्या करता है? कॉलोन का काम क्या होता है? कॉलोन यह भोजन से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है, खनिज लवण को अवशोषित करता है। कौन? कॉलोन वाला पार्ट करता है। और रेक्टम क्या करता है? तो इसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं और एनस के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, यानी भोजन का कंप्लीट पाचन हो गया। आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आप इसको अच्छे से अटेंड करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको दोबारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अगले वीडियो में हम श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।